हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमारी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2025 की जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसे मॉक टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड idiom इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन माय न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉइज वर डिफिकल्ट सो ऑल एम्प्लॉइज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। मेरे नए ऑफिस में सभी एम्प्लॉइज अलग थे, इसलिए आई फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मीनिंग होता है कि जब हम किसी एक फिश को उस पानी से बाहर निकाल देते हैं तो शी स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनकंफर्टेबल। होमलेस मे भी अगर अनकंफर्टेबल नहीं होता तो होमलेस ऑप्शन होता, तो करेक्ट ऑप्शन इज अनकंफर्टेबल। फ्रस्ट्रेटेड नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द बोल्ड। Elizabeth stood at the piano, which did nothing to allay his anxiety. Elizabeth stood at the piano, फिर भी उसकी एंग्जाइटी एले नहीं हुई। एले का क्या मीनिंग होता है? एले मीन्स टू रिड्यूस द फीलिंग ऑफ समथिंग या टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। तो एले का क्या मीनिंग होगा? अगर कोई बंदा नेगेटिव एंग्जाइटी फील करे तो उसको रिड्यूस करेगा, एंग्जाइटी की फीलिंग को रिड्यूस करेगा, तो उसका मीनिंग होगा एले। तो अब हमें इसका एंटोनिम देखना है। तो मिटिगेट क्या होता है? मिटिगेट भी सेम होता है। मिटिगेट का क्या मीनिंग होता है? किसी की फीलिंग को कम करना, किसी चीज़ के बैड इफेक्ट को रिड्यूस करना। जैसे मेडिसिन क्या होती हैं? मिटिगेट करती हैं। क्या करती हैं? कोई भी डिजीज होती है उसके सिम्टम्स को मिटिगेट करती है। सिंप्लीफाई, आसान करना। मोलिफाई क्या होता है? अगेन मोलिफाई का मीनिंग ही सेम होता है। मोलिफाई क्या होता है? किसी चीज़ की फीलिंग होती है तो उसको रिड्यूस करना, रिड्यूस द फीलिंग ऑफ समथिंग। एग्रावेट क्या होता है? एग्रावेट का क्या मीनिंग होता है? एग्रावेट मीन्स टू वर्सन समथिंग। कोई भी चीज़ है उसको बिगाड़ देना। जैसे किसी को फीवर हो रहा है तो उसको फीवर या कोई डिजीज़ और ज़्यादा बिगड़ जाए, या फिर किसको स्टेज का फीवर है, स्टेज का फियर है, डर लगता है, तो उसको डर और भी बढ़ जाए, जैसे इसको किसी ने डांट दिया तो और भी बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं एग्रावेट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मिटिगेट तो इसका सिनोनिम हो गया, मोलिफाई भी सिनोनिम हो गया, सिंप्लीफाई थोड़ा इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, एग्रावेट। क्वेश्चन नंबर 3, select the option that can be used as a one word substitute for the underlying group of word. Out of those group members, Rohan is the one who opposes others no matter what they tell him. पूरे ग्रुप के मेंबर्स में रोहन ही अकेला है जो सबको अपोज करता है, चाहे वो कुछ भी बोले। तो इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट हमने देखा होगा मूवीज के अंदर, विलेन को हम बोलते हैं। जो व्यक्ति, जो एक एक्टर होता है, जो हीरो होता है हमारा, उसको अपोज करता है किसी भी काम के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या बोल सकते हैं? किसी भी प्ले में, किसी भी नॉवल में, किसी भी मूवी में जो हीरो को अपोज करता है उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और सेकंड वर्ड यहाँ पे आता है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? हम जो लीड रोल होता है, एक्टर होता है, हीरो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। तो ये हमारा हीरो हो जाएगा, ये विलेन हो जाएगा। एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? रेल ही यूज होता है, बट ये किसके लिए यूज होता है? समटाइम्स अनदर वर्ड फॉर प्रोटैगोनिस्ट। हमारा जो हीरो है उसके लिए ही ये वर्ड यूज होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम्स। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है? एनाटोमिस्ट। एनाटोमिस्ट क्या होता है? जो ह्यूमन एनाटोमी की स्टडी करता है। अब ह्यूमन एनाटोमी क्या होती है? शरीर की रचना। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, एंटोनी। इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वन वर्ड, ऑप्शन नंबर 1, एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का क्या मीनिंग होता है? कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो। ही हैज़ फुल नॉलेज ऑफ समथिंग। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का ज्ञाता हो तो उसको हम क्या बोलें? एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज है उसमें। इसके ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी भी क्या होती है? एक्सपर्टीज ही होती है, अनदर वर्ड फॉर एक्सपर्टीज। प्रोफिशिएंट बोलते हैं तो उसको हर उस चीज़ का नॉलेज है सारा, उसको हम बोलेंगे प्रोफिशिएंट। इग्नोरेंस क्या होती है? अज्ञानता। क्लमजीनेस क्या होती है? कोई बंदा ऑकवर्ड तरीके से बिहेव करता है, जो चलने में बेढंगा है, जिसके ढंग किसी को पसंद नहीं आते, चलने में ऑकवर्ड है, मूव करेगा तो जैसे चलेगा तो कुछ चीज़ें गिरा देगा, तो उसको बोलते हैं क्लमजीनेस। लेक क्या होता है? किसी चीज़ की कमी। तो हमें यहाँ क्या देखना है? एक्सपर्टीज का सिनोनिम देखना है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, प्रोफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the bold word in the following sentence. His eloquent speech always persuades people to work for their betterment. उसकी पावरफुल स्पीच लोगों को हमेशा ही अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो एलोक्वेंट वर्ड का हमें सिनोनिम ढूंढना है। तो एलोक्वेंट का मीनिंग क्या होता है? somebody who speaks or writes in a persuasive manner। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पीच देता है या आर्टिकल लिखता है इस तरीके से कि लोग उससे परसुएड हो जाते हैं और लोगों को मोटिवेट कर पाता है, लोगों को अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर पाता है और लोग उसके विचारों से सहमत हो जाते हैं। तो इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या? वेग। वेग क्या होता है? अस्पष्ट। तो ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इनआर्टिकुलेट। अब इनआर्टिकुलेट से पहले हम समझते हैं कि आर्टिकुलेट का क्या मीनिंग होता है। आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट का भी क्या मीनिंग होता है? अपने आइडियाज़ को इफेक्टिव वे में किसी के सामने रखना, अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाना, उसको बोलते हैं हम आर्टिकुलेट। और इनआर्टिकुलेट क्या होगा? इसका नेगेटिव, कि जो व्यक्ति अपने आइडियाज़ को अच्छे से नहीं रख पाया है। तो इनआर्टिकुलेट तो उसका ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन शॉर्ट मीन्स छोटा, ये भी नहीं यहाँ पे होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, अपने आइडियाज़ को अच्छे से व्यक्त कर पाना ताकि सामने वाले लोग आपके आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर ऑप्शन नंबर 3। Question number 6, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. If it had not rained, they would not postpone the programs. तो ये क्या है? इमेजिनरी सिनेरियो है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर बारिश नहीं होती, इफ़ इट हैड नॉट रेन दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम। अगर बारिश नहीं होती तो प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करते। तो मैं हमें ये बताऊंगा हमेशा जहाँ पे हैड नॉट यूज आता है फर्स्ट सेंटेंस में, इफ़ इट हैड नॉट रेन तो क्या आएगा? वुड हैव हमेशा ही आएगा सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, वुड हैव। क्योंकि यहाँ पे भी हम जब पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे भी यहाँ पे हमेशा हैव आएगा हमारे पास। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी would be postponed, no substitution, would not be so correct option will be option number 3, would not have postponed. Question number 7, select the most appropriate antonym of the given word candid. Candid क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कैंडिड है, कैंडिड ओपिनियन है, वो फ्रैंक बंदा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी ओपिनियन है, उसको जैसा दिखता है वो बता देता है, ऑनेस्ट ओपिनियन है उसकी। तो इसका करेक्ट एंटोनिम हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टेंडर। टेंडर क्या होता है? सॉफ्ट एंड डेलिकेट टू टच और डेलिकेट। तो टेंडर तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता दूर दूर तक ही। सेकेंड वर्ड क्या है? गाइल लेस। तो गाइल लेस से पहले हमें गाइल का मीनिंग पता करना पड़ेगा। गाइल क्या होता है? गाइल होता है
सीक्रेट वे और डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग, किसी से चतुराई से बात करना या किसी को धोखा देना या किसी को ट्रिक करना डिसऑनेस्ट वे से, तो वो होता है गाइल। बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, गाइललेस, ऐसा व्यक्ति जिसमें गाइल नहीं हो। तो गाइललेस व्यक्ति क्या हो जाएगा, अगेन अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, छल कपट से रहित, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी ऐसी ट्रिक्स वगैरह नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे गाइललेस। थर्ड ऑप्शन क्या है, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट हमें पता ही है, बेईमान आदमी जो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इररिलेवेंट क्या होता है, रेलिवेंट क्या होता है, इररिलेवेंट मीन्स उस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है जिसकी बात हो रही है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गाइडलेस। तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो हमें एंटोनिम पता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, डिसऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, select the option that can be used as a one word substitute for the given phrase. An important person who represents his her country in a foreign country. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को दूसरे देशों में रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है एमेच्योर। एमेच्योर मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है एमेच्योर, नौसिखिया। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को अपने मनोरंजन के लिए करता है, वो प्रोफेशनल नहीं है। जैसे कोई आदमी टेनिस प्लेयर है तो वो अपने मनोरंजन के लिए शनिवार सैटरडे संडे वीकेंड पे टेनिस खेलता है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अमेच्योर है। एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत। भारत का दूसरे यूएसए के अंदर राजदूत कौन होगा या दूसरी कंट्री का राजदूत होगा, वो ऑफिशियल लेटर से अपने पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। एल्ट्रुइस्ट हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में भी देख चुके हैं। एल्ट्रुइस्ट का मीनिंग क्या होता है, परोपकारी, ऐसा व्यक्ति जो सबका भला चाहता है। वन हु थिंक्स वेल ऑफ अदर्स, जो सबकी भलाई करना चाहता है। एनोनिमस क्या होता है, एनोनिमस क्या होता है, जिसका हमें सोर्स पता नहीं हो, जिसका कोई नेम नहीं हो। कोई एनोनिमस टिप आई है तो हम नहीं पता कि हम किस व्यक्ति ने उसकी कंप्लेंट की है, तो उसको हम बोलेंगे एनोनिमस, गुमनाम, बेनाम। तो इसको देखने से लगता है कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate option to fill in the blank. Kamal is not willing to purchase a house on 12th floor of a seaside apartment as she is fearful of heights. कमल 12th फ्लोर पे घर नहीं खरीदना चाहती है जो कि सी साइड अपार्टमेंट है, क्योंकि उसको हाइट का डर लगता है। सी इज सफरिंग फ्रॉम, तो हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूट यहाँ पे करना है जिसका मीनिंग हो फियर ऑफ हाइट। तो ये फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फोबिया रूट वर्ड की मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें आप ये पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी गलत होगा ही नहीं आपको। चलिए फिर वापस करते हैं। हेलियोफोबिया को हम कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेलियो का क्या मीनिंग होता है, रिलेटेड टू सन। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, सन की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, कोरोना होता है तो वैसे क्या होता है, हेलियोस्फीयर होता है। तो रूट वर्ड हेलियो से ही आया है वहाँ पे। तो हेलियो मीन्स सन, फोबिया मीन्स डर। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सनलाइट का डर लगता है उसको हम बोलेंगे हेलोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्लोस्ट्रोफोबिया, ये तो लास्ट वर्ड में ही हमने पढ़ा था। क्लोस्ट्रो क्या होता है, क्लोस्ट्रो का क्या मीनिंग होता है, क्लोज्ड स्पेसेस। तो ऐसा व्यक्ति जिसको क्लोज स्पेसेस जैसे लिफ्ट का डर लगता है तो उसको हम बोलेंगे क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट सोशियोफोबिया। सोशियो क्या होता है, सामाजिक। तो सामाजिक जो इवेंट होती हैं, सोशल इवेंट्स होती हैं, उसमें जो व्यक्ति को डर लगता है कि मैं क्या बात करूँगा, किससे बात करूँगा, तो उसको हम बोलेंगे सोशियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रो का मीनिंग हमें पता है कि एक्रो क्या होता है, हाइट होता है मीनिंग। तो फोबिया क्या होगा, एक्रोफोबिया क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जिसको हाइट से डर लगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। Question number 10. Select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. His approach was filled with such perseverance that it was difficult to overlook his merit. क्या भाई परसिवरेंस का क्या करना है, सिनोनिम पता करना है। तो परसिवरेंस का क्या मीनिंग होता है, ऐसा व्यक्ति जो लगातार मेहनत करता रहता है, हिम्मत नहीं आता है, चाहे कोई भी
डिफ़िकल्टीज उसके सामने आ जाए। तो क्या होता है परसिवरेंस? टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स। किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई भी परेशानी आ जाए, कितने भी दुविधा आ जाए, वो व्यक्ति अपना काम करता ही रहता है। तो हमें इसका सिनोनिम पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इग्नोरेंस हम ऑलरेडी ही देख चुके हैं, अज्ञानता, किस चीज़ का नॉलेज नहीं हो, लेक ऑफ नॉलेज, तो ये तो इसका सिनोनिम हो नहीं सकता है। डोगेडनेस क्या होती है? डोगेडनेस का मीनिंग ये होता है कि एक आदमी किसी काम के पीछे पड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी उसके रास्ते में डिफ़िकल्टीज आ जाए। जिद के साथ जो व्यक्ति डटा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोगेडनेस। और रिलेक्टेंस क्या होता है? अनविलिंग। जो व्यक्ति कोई काम करने के लिए क्या है? अनिच्छुक है, उसकी इच्छा नहीं है उस काम को करने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेक्टेंस। और फोर्थ क्या है? मोनोटोनस। तो पता ही है कि कोई भी काम एक ही टोन में हो रहा है, एक ही स्पीड में हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है? नीरस हो जाता है, अनइंटरेस्टिंग हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोटोनस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डोगेडनेस। क्वेश्चन नंबर 11, select the most appropriate antonym of the underlined word. If someone babbles, it means that they talk in a confused or excited way. अब बेबल्स हमने सुना होगा, बेबलिंग क्या होती है? अक्सर बच्चों में होती है। तो बेबलिंग क्या होती है? बड़बड़ाना। हम बड़बड़ाते कब है? अक्सर या तो स्लीप में, नींद में, या फिर कोई बंदा कोई किसी टेंशन में होता है तो अकेले में बड़बड़ाता है, कुछ सोच रहा होता है तो जोर से बड़बड़ा भी देता है। तो इसका हमें क्या करना है? एंटोनिम हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गॉसिप। गॉसिप तो क्या होती है? चुगली, एक दूसरे की बातें करना इधर उधर की, उसमें नमक मिर्ची लगा के। क्वाइट क्या होता है? शांत। टॉकेटिव क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है, स्पीक्स ए लॉट। और रेंट्स क्या होता है? रेंट मीन्स RENT नहीं, RENT तो क्या होता है? मकान किराया, रूम का किराया, किसी से रेंट वाला किराया वो वर्ड होता है। RENT का क्या मीनिंग होता है? किसी को किसी से एंग्री टोन में बात करना, बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद समथिंग, या आप कंप्लेन करना जोर जोर से, उसको बोलेंगे रेंट्स। तो हमें क्या करना है? बेबल्स क्या होता है? बड़बड़ाना। तो टॉकेटिव और रेंट्स तो इसके क्या हो गए? काइंड ऑफ सिनोनिम्स हो गए। गॉसिप इससे रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्वाइट। बड़बड़ाना, क्वाइट मीन्स शांत रहना, चुप रहना। क्वेश्चन नंबर 12, parts of the given sentence have been underlined. Identify the part that has an error. Select no error if there is no error. So, although the team had trained diligently for months, they had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics. तो हमें यहाँ पे इसमें देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। Although the team had trained diligently for months. Diligently क्या होता है? मेहनत के साथ, हार्ड वर्क, डिलीजेंसी। डिलीजेंटली क्या होता है? हार्ड वर्क। जो टीम ने हम बहुत ही मेहनत के साथ में अपने आप को ट्रेन किया है। हम बात कौन से टेंस की करें? पास भी हैड, यहाँ तक। दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। जो उनकी जो सामने की टीम है, उनके जो जिसकी अपेक्षा नहीं थी, ऐसे उन्होंने टैक्टिक्स यूज किए कि दे वर ओवरवेल्म्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे हेड की जगह और स्टिल के क्या आना चाहिए? दे वर स्टिल ओवरवेल्म्ड। कि उन्होंने काफ़ी तैयार की बट फिर भी वो ओवरवेल्म्ड हो गए थे अपोनेंट्स के टैक्टिक्स से। तो हमारा एरर किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 2, हेड की जगह क्या आएगा? वर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, select the option that can be used as a one word substitute for the given words.
वन हु स्पीक्स लेस इन ए फोरम। फोरम क्या होता है? कोई भी मंच, किसी भी मंच में जो व्यक्ति कम बोलता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला वर्ड है एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक क्या होता है? एक्सेंट्रिक एक ऐसा पर्सन होता है जो स्ट्रेंज होता है, अनयूजुअल होता है, लोग उसको थोड़ा अजीब सा समझते हैं, थोड़ा सा विचित्र टाइप का समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक। सेकंड है लोक्वेसियस। लोक्वेसियस, लोक्वेसियस का क्या मीनिंग होता है? अभी हमने 2-3 इसके सिनोनिम्स थे। लोक्वेसियस क्या होता है? टोकेटिव। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जोर जोर से बात करता है उसको बोलते हैं लोक्वेसियस। एंड थर्ड ऑप्शन है गेबी। गेबी भी क्या है? गेबी भी इनका सिनोनिम है। गेबी का क्या मीनिंग होता है? कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता है, टू टॉक ए लॉट स्पेशली अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इम्पोर्टेंट। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में भी जो व्यक्ति बहुत सारी बातें करता रहता है उसको हम बोलेंगे गेबी। और रेटिसेंट वर्ड तो हम इस क्लास में भी पहले देख चुके हैं। इससे पहले की 1-2 वीडियोस के अंदर भी हमने देखा है, लगभग बहुत बार यूज आया। तो रेटिसेंट क्या होता है? जो बंदा क्वाइट रहता है, शाई रहता है, चुपचाप रहता है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रेटिसेंट। Select the correct spelling to fill in the blanks. Subir's long absence is likely to have days for employees in the office. तो रिपरकशंस की स्पेलिंग दी हुई है। रिपरकशंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस। कि सुबीर ऑफिस से काफ़ी कई दिन तक absent था, इसलिए सभी एम्प्लॉयज़ के लिए उसके लिए कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं, नतीजे परिणाम होने वाले हैं। तो रिपरकशंस की स्पेलिंग क्या होती है? करेक्ट स्पेलिंग होगी इसकी रिपर, REPER, रिपर कशंस, CUSSIONS। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, रिपरकशंस। स्पेलिंग में आपको फ्रेंड्स कुछ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको इनको लर्न ही करनी होगी, आपको अपना तरीका निकालना ही होगा। तो अब रिपरकशंस में क्या होता है? दोनों जगह ई आता है और यहाँ पे डबल एस आएगा। इस तरीके से आपको लर्न करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, in the given sentence a statement divided into different segments is given. Rearrange all the segments to form a coherent statement. ओके, हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक नहीं 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है SORQPS। आफ्टर पाकिस्तान फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड। ठीक है, ठीक ठीक लग रहा है ये। सेकंड सेंटेंस है, सेकंड आंसर है आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड एंड सून गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड। तो सेंटेंस में इनकन्सिस्टेंसी, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड के बाद में कुछ आया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? POSRQ, एंड सून गोट हिमसेल्फ इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन कोई सेंटेंस में कंटिन्यूटी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, ROPQS, जनरल अयूब खान टुक ओवर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी टुक ओवर कर लेगा जनरल अयूब खान, तो इस तो स्टेटमेंट में भी पूरे कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब हमें क्या दिया गया? पैसिव वॉइस दी गई है, हमें एक्टिव वॉइस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। सो अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हर बार मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव, पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, इनमें आपके कोई भी ईडियम्स, इनके अंदर एक भी गलती, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इस SSC CGL की रेस से बाहर हो जाएंगे। सो द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। अब आपको एक्टिव पैसिव में फर्स्ट सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि कौन से टेंस में बात हो रही है। तो लेटर विल बी फ्यूचरिस्टिक टेंस है, डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन टुमारो। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर बनेगा? आंसर क्या होगा इसका? द पोस्टमैन को हम पहले ले लेंगे, द पोस्टमैन। फ्यूचरिस्टिक टेंस में विल बी है, तो विल बी पैसिव में है, तो उसका एक्टिव में क्या होगा? विल। तो विल के बाद में क्या आएगा? फर्स्ट वन, विल डिलीवर द लेटर टुमारो।
तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब आप इसको वैसे भी देख सकते हैं कि जब विल बी है पैसिव में तो पास्ट टेंस तो आ ही नहीं सकता है, तो ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको हटा सकते हो। द पोस्टमैन विल हैव, विल के साथ हैव कैसे आएगा? जब विल भी है पैसिव में तो ओनली विल ही आएगा एक्टिव में। द पोस्टमैन विल बी डिलीवरिंग, ये तो कंटिन्यूस टेंस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब हमें वापस पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सो द कार वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो सिंपल द मैकेनिक, अब पास्ट टेंस में है तो रिपेयर्ड द कार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। इज रिपेयरिंग हो ही नहीं सकता, हैज रिपेयर्ड, हैज कहाँ से आएगा? हैज होता तो यहाँ पे हैज भी ना था ना। और द मैकेनिक रिपेयर्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं रही, पास्ट की हो रही है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Question number 18. Sentences of a paragraph are given below in a jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. या हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए, सेंटेंस दिए हुए ए बी सी डी, उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम क्या दे रहे हैं, डी सी ए बी। एजुकेशन इज एज ए रूल द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ वॉट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। डी के बाद में आएगा सी। The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress and crisis. ये क्या बोल रहा है कि जो इंसान के जेन्युइन बिलीफ होते हैं, दो नोट अनकॉन्शियसली, अब कैसे नोट भी यूज करें यहाँ पर, अनकॉन्शियसली भी यूज करें, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे। सो दो कॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, जो इंसान के जेन्युइन बिलीफ होते हैं बच्चों के, वो कॉन्शियसली एक्वायर होते हैं बच्चों में। एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दीज बिलीफ्स इन लेटर लाइफ, अगर फ्यूचर में आगे जाके वो प्रिंसिपल से, इन वैल्यूज से हट जाते हैं, तो कुछ न कुछ उनके माइंड में डीपली इम्प्लांटेड रहता है और वो जो क्राइसिस के टाइम पे वो इमर्ज हो जाता है। तो हमें इससे ये तो पता चल गया इन चारों को पढ़ने में कि स्टेटमेंट ए के इमीडिएटली बाद में बी आएगा, ये तो हमें पता चल गया है कि ये एकदम लॉजिकल ऑर्डर है इस सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे भी एक के बाद में बी है, एक के बाद बी ए है, बी के बाद में ए है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को तो यहीं से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर 3, 3 ऑप्शंस। तो इसमें हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये डी सी ए बी का जो कॉम्बिनेशन है ये उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जाके स्टेटमेंट एंड हो रहा है, तो एजुकेशन के हिसाब से तो इसके अंदर कुछ बात हो ही नहीं रही है। कोई भी अगर पूरा पैसेज बनता है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि हमारे एक जनरल आइडिया होता है, जैसे हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे, फिर उसको किसी एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करेंगे, फिर वापस हम एजुकेशन पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 डी। एजुकेशन इज एज ए रूल द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ वॉट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया, द जेन्युइन बिलीफ दो कॉन्शियसली एक्वायर्ड बाई मोस्ट चिल्ड्रन and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of crisis. The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. ठीक है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे लास्ट के अंदर जो कंटिन्यूटी रहेगी, लास्ट में स्टेटमेंट डी से आएगी, सी से नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हम देखते हैं, सी। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। ठीक है, परफेक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों, कैरेक्टर बनाने में और ओपिनियन बनाने के लिए, और ये सभी के द्वारा पहचाना हुआ फैक्ट है। सी के बाद में ए, द जेन्युइन बिलीफ्स दो कॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दिस बिलीफ्स इन लेटर लाइफ, समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड, रेडी टू इमर्ज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, सी ए बी। देन डी, एजुकेशन इज एज ए रूल द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ वॉट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, जो सबसे जो एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो, जिसका एक कोहेरेंट पैराग्राफ बने, तो हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए वर्ड with a spelling error. Rectify the sentence by selecting the correct spelling of the identified word from the given options. He has to be conscious of his public manners as he is a descendant of a reputed family in the region. उसको अपने पब्लिक मैनर्स के बारे में ख्याल रखना चाहिए, मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो उस एरिया की रिप्यूटेड फैमिली का वंशज है। जो डिसेंडेंट का क्या मीनिंग है? वंशज, अच्छी फैमिली का वंशज है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या करेक्ट स्पेलिंग होती है इसकी? डिसेंडेंट, DES DCENDANT। यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा ही ए आएगा, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. So, by this time next year, I will had graduated from college and starting my first job in the field of marketing. So, by this time next year, कोई error नहीं है इसमें। I will had, अब अगर फ्यूचरिस्टिक टेंस की बात करें तो had कहाँ से आएगा? I will have graduated from college एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। तो एरर कहाँ पे? आई विल हैव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, एरर्स के अंदर जो टेंस मिसमैच है उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर ही हमने पहला एरर वाला जो स्टेटमेंट देखा था कि अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हैड आता है तो सेकेंड पार्ट में हमेशा वुड हैव ही आएगा। अगर इमेजिनरी सिचुएशन देखिए, इफ़ इट हैड नॉट रेन they would not have cancelled the program. अब पैसेज आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। पैसेज को हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक पूरी रीडिंग एक बार देनी होती है पैसेज की, विदाउट अटेम्प्टिंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो उससे क्या होगा, आपको पूरे पैसेज की थीम का पता चल जाएगा कि ऑथर किस लाइन्स पे उसको कंक्लूड करना चाह रहा है। सो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डेस इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डेस द स्टाइल ईजेज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। जो कहानी की जो शुरुआत है वो डेस इन इट्स प्रेजेंटेशन, मतलब कैसे उसको प्रस्तुत किया गया है, बट द स्टाइल ईजेज आउट। ईजेज आउट क्या होता है? ईज आउट क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाना, टू बिकम लेस। ईज आउट हो गई, ईज आउट क्या हो गया? मतलब वो धीरे धीरे हटती जाएगी, जो स्टार्टिंग में जो स्टाइल यूज हो रही थी, एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? स्टाइल ईज आउट हो जाएगी, कम, जो पहले की जो स्टाइल थी वो क्वांटिटी में रिड्यूस होती जाएगी, और हॉन्टिंग इन सिंप्लिसिटी। फिर ऑथर ब्रिंग्स आउट ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी। वो ह्यूमन एलिमेंट्स स्टोरी में लेके आ रहा है। द कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन इन न्यू डेज बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु सोज by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares. So जो अभी ह्यूमन एलिमेंट्स की बात करें तो ह्यूमन एलिमेंट क्या है? वन ऑफ द एलिमेंट इज सिंपैथी और सेकंड क्या है? सेक्रीफाइस। तो ये ऑथर ने इन एलिमेंट्स को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया? ओल्ड आर्टिस्ट। वो क्या बताता है? उसका जो लास्ट का जो डिस्परेट एक्ट है, उसका जो लास्ट का जो एक्टर का जो डिस्परेट एक्ट है, वो क्या बोलता है कि वो फिर भी एक हीरो बन सकता है अगर ओनली वन केयर्स। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें क्या आएगा देखना पड़ेगा। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल ए फाइन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओ हेनरी का जो ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल है, ओ हेनरी ऑथर है, तो ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल क्या है कि जो उसके अंदर जो उसने नोवेल लिखा है, तो उसके अंदर जो उन्होंने पूरे सारे सिनेरियोज को यूज़ किया है वो एक बैलेंस तरीके से यूज़ किया है, कंट्रोल तरीके से। और वो क्या है? ह्यूमर और पैथोस का क्या है? अद्भुत कॉम्बिनेशन है, या फिर बैलेंस, ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1 पे क्या आएगा? सो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डेस इन इट्स प्रेजेंटेशन। ओके, डेस, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोन। प्रोन क्या होता है? प्रोन तो ये होता है ना कि कोई भी व्यक्ति है इज लाइकली टू डू समथिंग स्पेशली रॉन्ग। भाई ही इज प्रोन टू कमिटिंग क्राइम। प्रोन, तो प्रोन का तो यहाँ कोई
सेंस ही नहीं बन रहा है, प्रोन तो कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है? डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल क्या होता है? डिलेक्टेबल होते हैं डिलीशियस। अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? डिलीशियस। या फिर कोई भी व्यक्ति है तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि ही इज अ डिलेक्टेबल पर्सन। तो ये भी यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है। क्वेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्वेंट। क्वेंट क्या होता है? क्वेंट अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका क्या मीनिंग होता है? अट्रैक्टिव बट इन ओल्ड फैशन वे। कोई व्यक्ति जो पुराने तरीके से ड्रेसअप हो रखा है या उसके ख्यालात पुराने हैं लेकिन वो फिर भी अट्रैक्टिव लगता है तो उसको हम बोलते हैं क्वेंट। क्वेंट अक्सर हम देखते हैं कि अभी भी कुछ कुछ लोग जैसे 90s का ड्रेसिंग सेंस अडॉप्ट करते हैं फिर भी वो स्मार्ट लगते हैं तो वो बोलते हैं क्वेंट। हैबिचुअल क्या होता है? किसी चीज़ का आदी। ही हैज बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस, तो उसको बोलेंगे आदी। तो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक नंबर 2 में क्या आएगा? यहाँ पे क्या बोला? द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट द स्टाइल ईजेज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन सिंपलिसिटी। बट क्या होता है कि स्टाइल ईज आउट होगी। स्टाइल पहले की स्टाइल जो क्वेंटनेस है वो धीरे धीरे हट जाएगी और क्या हो जाएगी? हॉन्टिंग इन सिंपलिसिटी। धीरे धीरे क्या थीम क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी। क्वेंट से सिंपल थीम हो जाएगी। तो ये कैसे होगी? ऑप्शन नंबर क्या है? हार्डली। हार्डली तो क्या होता है? मुश्किल से। सेकंड क्या है? रिसेंटली, अभी। इनिशियली, शुरुआत से। और ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे। तो हार्डली, हार्डली द स्टाइल ईजेज आउट, कोई सेंस नहीं बनता। रिसेंटली, रिसेंटली भी नहीं आएगा कि अचानक से अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या होगा कि थीम उसकी सिंपल की तरफ होगी। इनिशियली, शुरुआत से तो हो ही नहीं सकती। हम बता रहे हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट, स्टार्टिंग में तो उसकी थीम क्वेंट थी। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सबसे रिलेवेंट है ग्रेजुअली, कि स्टार्टिंग में जो स्टोरी थी उसकी शुरुआत क्वेंट थी बट धीरे धीरे उसकी थीम क्या हो रही है? सिंपल की तरफ, सिंपलिसिटी की तरफ मूव हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा? सो दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस इज गिवन ए न्यू बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। जो अब उसके बाद में ऑथर नेक्स्ट क्या एक सिंपैथी और सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहा है, वो शो कर रहा है अपने नॉवल के माध्यम से, बट उसको उसने एक नया मोड़ दे दिया, नए तरीके से उसको प्रस्तुत किया। तो सुपरविजन क्या होता है? किसी को, किसी की निगरानी करना, या ऑप्शन ही नहीं है। कंडीशन क्या होता है? क्या कंडीशन है उसकी, क्या स्थिति है, क्या हालात है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इन्फेक्शन क्या होता है? संक्रमण, इन्फेक्शन। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? एक आयाम, या हम क्या बोल सकते हैं? पहलू किसी चीज़ का। या इंग्लिश में इसका डायमेंशन का अलग वर्ड क्या होता है? सिनोनिम का होता है फेसेट, फेसेट ऑफ समथिंग। तो उसने क्या किया, ऑथर ने क्या किया? सिंपैथी और सेक्रीफाइस को दिखाया पर उसको एक नया आयाम दे दिया ऑथर ने अपने शब्दों के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 4। 4 में क्या आएगा? Sacrifice is given a new dimension by the old artist who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares days। अगर वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन के लिए भी हीरो बन सकता है अगर वो केयर करता है। इफ वन, इफ ओनली वन केयर्स थ्रू। थ्रू क्या होता है? थ्रू तो क्या होता है? किसी चीज़ के आर पार, किसी के स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक की। द कार इज पासिंग थ्रू द टनल, तो टनल के एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक कर रही है। या फिर रीडिंग थ्रू द बुक, पहले पेज से लास्ट तक पढ़ना। तो थ्रू तो यहाँ पे कोई उतना रिलेवेंट वर्ड नहीं है। दो, दो क्या होता है? दो, दो क्या होता है? हालांकि, बल्कि, किसी चीज़ में नेगेटिव सेंस इंड्यूस करने के लिए दो का यूज़ करता है। तो ये तो सेंटेंस एंड हो रहा है, ये भी सेंस नहीं बनता। टफ क्या होता है? इफ़ वन केयर्स टफ एंड वन केयर्स इनफ। इनफ यहाँ पे मोर रेलिवेंट वर्ड है टफ से। The old artist who shows by his last desperate act one can be a hero for one day if only one cares enough। अगर व्यक्ति इतनी केयर करता है तो इतनी इनफ केयर करता है तो वो एक दिन के लिए भी हीरो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 25,
सो ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, ए फाइन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, या तो आएगा ब्लेंड या मिक्स या सिंथेसिस। इतने तो हमने इतने पैराग्राफ अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या करता है कि ह्यूमर और पैथोस का एक मिक्स, ब्लेंड या कॉम्बिनेशन प्रस्तुत करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, लेजेंड। लेजेंड तो होगा नहीं। असेंड क्या होना है, मूव अप, वो भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी ब्लेंड। अमेंड क्या होता है, किसी चीज़ को सुधारना, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्रीहेंशन को, पैसेज को सही करने के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूँगा आप रीडिंग हैबिट कल्टीवेट कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो ऑथर लोग होते हैं, जो पैराग्राफ्स को लिखते हैं, जो आर्टिकल्स को लिखते हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसको कैसे एंड करते हैं। तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि भी इस पैसेज की थीम ये है और मोस्ट लाइकली यही वर्ड आना चाहिए। तो यही थे आज के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।